केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ में ली कार्यकर्ताओं की बैठक। बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक के समर्थन में की चर्चा। कहा, प्रदेश में तीसरी बार नायब सैनिक के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। पलवल में 2 अक्टूबर को पीएम मोदी करेंगे चुनावी रैली। बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने की जानकारी। कांग्रेस पर भी साधा निशाना। रतिया में बीजेपी को विधानसभा चुनाव से पहले मिली मजबूती। 3 विधानसभा उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र लिया वापस। तीनों उम्मीदवारों ने थामा बीजेपी का दामन। फरीदाबाद में आपसी लेनदेन में खूनी संघर्ष। एक शख्स और 2 भतीजों पर हुआ जानलेवा हमला। शख्स की मौत। दोनों भतीजों का आईसीयू में चल रहा है इलाज। नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में। दिन की 4 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ गौरव राजेंद्र। पहली बड़ी खबर में हम बात करेंगे बहादुरगढ़ से है, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल बहादुरगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे। तो वहीं दूसरी बड़ी खबर पर नजर डालेंगे। पलवल से खबर है, जहां पर बीजेपी प्रदेश प्रभारी विप्लव देव ने जानकारी देते हुए बताया कि पीएम मोदी 2 अक्टूबर चुनावी रैली करेंगे। तीसरी बड़ी खबर रतिया से है, जहां पर 3 उम्मीदवारों ने नामांकन वापस लिया है और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। चौथी बड़ी खबर फरीदाबाद से है, जहां आपसी लेनदेन के चक्कर में 2 पक्षों में विवाद हो गया है। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई है। पहली बड़ी खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल बहादुरगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक के समर्थन में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेने पहुंचे, जहां केंद्रीय मंत्री ने प्रत्याशी दिनेश कौशिक के समर्थन में वोट की अपील की और कार्यकर्ताओं को उनके लिए सहयोग करने का भी आह्वान किया। इस दौरान मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में तीसरी बार नायब सैनिक के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी। ये निश्चित रूप से हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के हमारे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ये तीसरी सरकार इस बार निश्चित बनेगी। कांग्रेस जो है हार की तरफ आगे बढ़ रही है। आपने देखा होगा पिछले दिनों में हार के भय से वो गठबंधन के लिए बुला रहे थे, ये करो वो करो, लेकिन किसी पार्टी ने गठबंधन के लिए भी उनके साथ हाथ नहीं बढ़ाया, क्योंकि छोटी छोटी पार्टियां उनको मिल गई नाम लेने के लिए। उनको 1-2 पार्टियों से गठबंधन कर ली। तो ये हार की निशानी है। हार में बौखलाए हुए कुछ भी अनावश्यक बोल रहे हैं, चाहे वो खुद हों चाहे उनके नेता हों। कभी आरक्षण के विरोध में, कभी वो सिखों के विरोध में। तो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का दौरा बहादुरगढ़ से ये तस्वीरें हैं, जहां पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे, पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक भी ली और बीजेपी प्रत्याशी के लिए वोट की अपील भी की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बहादुरगढ़ में कार्यकर्ताओं की बैठक ली और साथ ही साथ बीजेपी प्रत्याशी दिनेश कौशिक के समर्थन में चर्चा की। दूसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं। पलवल के गांव आलापुर में बीजेपी की तरफ से त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा बीजेपी प्रभारी विप्लव देव ने कहा कि पलवल विधानसभा से गौरव गौतम को बीजेपी प्रत्याशी बनाने के बाद उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया था, लेकिन कांग्रेस के अघोषित प्रत्याशी करण सिंह दलाल ने टिकट मिलने से पहले ही अपना नामांकन दाखिल कर दिया। इसे कांग्रेस के प्रत्याशी की नीयत पता चलती है और जिसकी नीयत सही होती है वही जनता की सेवा करता है, और जिसकी नीयत ही शुरू से सही नहीं है वो पलवल की जनता की क्या सेवा कर सकता है। देखिए, हमारा कैंडिडेट गौरव गौतम है और कांग्रेस का
घोषणा करने के पहले ही नॉमिनेशन दाखिल करने वाले करण दलाल, तो शुरुआत से ही समझ में आ जाता है एक पार्टी के घोषित कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप किया था और एक अघोषित कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल किया। उसी से मालूम चलता है व्यक्ति का नियत जिसका सही है वही जनताओं का सेवा कर सकता है। जिनका नियत ही सही नहीं है शुरुआत से, वो व्यक्ति पलवल को क्या दे सकता है। दूसरी बात है, पलवल से नजदीकी है। हातिन में कांग्रेस के कैंडिडेट नॉमिनेशन दाखिल करते समय पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा देता है। इसका विरोध कांग्रेस और उनके पार्टियों के नेता नहीं करता है। बहुत शानदार कार्यक्रम हमारे त्रिदेव जो बूथ के पालक से लेकर त्रिदेव जो हमारे हर बूथ पर बने हुए हैं, उन सब का आज सम्मेलन हुआ है। बहुत ही हमारे साथियों में सब में जोश है कि पलवल विधानसभा को 50,000 से जीतेंगे। ऐसा उत्साह के साथ सब कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे। माननीय हमारे प्रभारी विप्लव कुमार देव जी, राज्यसभा सांसद नवीन जैन जी मौजूद रहे। अगली खबर का रुख करते हैं। खबर रतिया से है, जहां बीजेपी को उस समय मजबूती मिली जब 3 विधानसभा उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया और भाजपा में शामिल हो गए। राज्यसभा सांसद सुभाष बराला और बीजेपी प्रत्याशी सुनीता दुग्गल की मौजूदगी में अपने अनेकों समर्थकों के साथ तीनों नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होने वालों में बसपा से छिद्रपाल मजोका और 2 निर्दलीय उम्मीदवार बीवी इंदौरी और मंजू बाजीगर शामिल हैं। इस मौके पर राज्यसभा सांसद सुभाष बराला ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय विचार वाली पार्टी है। तीनों नेता अपने समर्थकों के साथ अपना नामांकन पत्र वापस लेकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। तीनों को पार्टी में पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। बराला ने कहा कि बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाकर हैट्रिक लगाएगी। पिछले चुनाव में 30,000 मत प्राप्त करके इन्होंने बड़ी मजबूत उपस्थिति इस क्षेत्र के अंदर दर्ज कराई थी। साथ साथ भाई छिंद्रपाल जी, ये भी जाना पहचाना चेहरा है। आज जब इस प्रकार के मजबूत लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ यहाँ जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से इन सब हमारे साथियों के आने से आज भारतीय जनता पार्टी मजबूत हुई है। बहन सुनीता दुग्गल जी, इनका जो चुनाव है, आप देख रहे हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन मजबूती मिल रही। फिलहाल यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आपको सीधे लिए चलते हैं हरियाणा, जहां पर हमारे संवाददाता ओपी शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनसे जानकारी लेंगे कि जिस तरीके से लगातार हरियाणा के दंगल में, यानी हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से एक्टिविटी वहां से निकल कर आ रही है, उस पर क्या विस्तार से जानकारी लेते हैं। ओपी, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से मनोहर लाल यहाँ पर जो है केंद्रीय कैबिनेट बैठक यहाँ पर ली, बहादुर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक लेने के बाद में चर्चा को आगे बढ़ाया, साथ ही अपने प्रत्याशी के बारे में भी उन्होंने वोटों की अपील की। देखिए गौरव, जो हरियाणा के पूर्व गौरव, एक बार आवाज में थोड़ी जी आपकी आवाज आ रही है, जी बोलिए, मिल रही है। तो जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल हैं, उन्होंने जो आज
अपने पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में जो बहादुरगढ़ के अंदर जो प्रचार किया है वो कहीं ना कहीं सियासी तौर पर अपने आप दावा कर रहे हैं कि वो सरकार बनाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त हरियाणा के अंदर एक कड़ा मुकाबला जो है कांग्रेस बीजेपी के बीच में दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहाँ पर जेजेपी और इनेलो बसपा गठबंधन, जेजेपी, एएसपी और आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं जो है वो एक तरह से मतलब राजनीति बदलने की जो है पावर रखते हैं। सिरसा की बात करें तो इनेलो जो है दमदार उपस्थिति जो है वो दिखाई दे रही है, लेकिन सिरसा में भारतीय जनता पार्टी का कोई जो है वो थोड़ा सा आधार जो है वो नहीं दिखाई दे रहा। मुकाबले में बीजेपी तीसरे या चौथे स्थान के ऊपर दिखाई दे रही है। इसी तरीके से अगर हम मुख्य हरियाणा की बात करें, विचार बैंक की बात करें, तो वहां पर जो कांग्रेस काफी हैवी जो है वो दिखाई दे रही है। तो कह सकते हैं कि एक तरह से सभी पार्टियां अपने अपने जो दावे करने में जो है मुझसे, लेकिन मुख्य जो फैसला है वो जनता ने करना है। और इस बीच सभी पार्टियां अपने दावे करके और जनता के बीच में जा रही हैं और जल्द ही अगले 2 से 3 दिन के अंदर सभी पार्टियों के जो मैनिफेस्टो भी जो है घोषित हो जाएंगे। और उसके बाद जनता के पास जो एक विकल्प होगा कि वो किसको वोट देंगे और किसको वोट नहीं देंगे। लेकिन एक बात जरूर ये सही है कि हरियाणा में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी है और 10 साल से जनता पार्टी है और एंटी इनकम्बेंसी कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में जो है दिखाई दे रही है। बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं या उनके जो सहयोगी जन नायक जनता पार्टी थी, इनके जो पार्टी प्रत्याशी हैं इनका जो विरोध देखने को मिल रहा है। अगर रणजीत सिंह चौटाला की बात करें, उनका विरोध देखने को मिल रहा है क्योंकि वो बीजेपी के साथ समर्थन में थे। और कुलदीप बिश्नोई का भी आजादमपुर में जो है वो विरोध हुआ है। जो उकलाना से बीजेपी प्रत्याशी ने उठानम से पहले बीजेपी के कोटे से मंत्री थे, उनका भी विरोध देखने को मिल रहा है। तो इस तरह की कई जो विरोध किसान आंदोलन के दौरान शुरू हुआ था वो देखने को भी जो मिल रहा है। लेकिन अब देखते हैं कि ये विरोध जो है वो कितना बड़ा है और कितना काम करता है। ये चुनाव के बीच में ही जो है वो चलेगा। अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मैनिफेस्टो आने के बाद जनता को एक फैसला करने का जो कहीं ना कहीं मौका। लेकिन ओपी यहाँ पर अगर बात करें, यहाँ बहादुरगढ़ से जो है जिस तरीके से प्रत्याशी दिनेश कौशिक के लिए जो है यहाँ मनोहर लाल जो है अपील करते हुए नजर आए और बैठक भी ली। और बैठक की अगर बात की जाए तो क्या रणनीति, किस तरीके की रणनीति के साथ में आगे चुनाव में उतरना है, चुनावों को लेकर जो है किस तरीके की मंशा के साथ में दूसरी पार्टियों को जो चुनौती है, दूसरी पार्टियों की जो चुनौती है उसको स्वीकार करना है, उसके साथ जो है उसको डिफीट देते हुए कैसे विजय हासिल करनी है, उन सभी जो है मामलों पर क्या केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने यहाँ पर चर्चा की? देखिए गौरव, अगर मैं मनोहर लाल की बात करूं, जाहिर सी बात उनकी पार्टी के प्रत्याशी और मनोहर लाल हरियाणा के स्टार प्रचारक हैं, तो उस लहजे से उस नाते से वो कहीं ना कहीं पार्टी के बीच में प्रचार कर रहे हैं। और जो भी रणनीति या जो भी कदम उठाने वो बिल्कुल उन सभी पर चर्चा हुई होगी क्या होंगे। क्योंकि अक्सर विधानसभा चुनाव में जो होते हैं वो हर एरिया के हिसाब से, गांव के हिसाब से, शहर के हिसाब से अलग अलग समीकरण बनते हैं और सभी समीकरणों को कहीं ना कहीं साधने की जरूर एक रणनीति आमतौर पर सभी पार्टियां जो है बनाती है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के पास पन्ना प्रमुख, बूथ प्रमुख, यूथ प्रमुख, मंडल प्रमुख, जिला प्रमुख, बहुत सारे करीबन संगठन है जिनमें अपनी तैयारियां जो है वो पूरी रखते हैं। तो अब वो ठीक है और दावा कर रहे हैं पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में। अब कितना सही होता है, कितना सही नहीं होता है, तो लोकतंत्र में जनता उसका फैसला करके आपका हक बनता है, आपका राइट बनता है लोकतंत्र में कि आप दावा करें। लेकिन जनता का भी हक बनता है कि वो क्या फैसला करके किसको वोट देती है। जी, दूसरी अगर खबर पर नजर डालें ओपी, यहाँ पर पलवल की अगर बात करेंगे तो पलवल में जो है पीएम नरेंद्र मोदी की अब चुनावी रैली भी होनी है। जिस तरीके से जो है हमने देखा कि मोदी किस तरीके से चुनावी माहौल को बदलते हुए नजर आते हैं जब उनकी जो है रैलियों का जो शेड्यूल जारी होता है। तो पिछले दिनों से जो है जिस तरीके से हरियाणा में एक्टिव नजर आ रहे हैं, मोदी की रैली जो है पलवल में किस तरह जो है असर डाल पाएगी, किस तरीके की जो है उनकी सीट पर जो है काबू कर पाएगी? देखिए गौरव, अगर हम पलवल को देखें तो उसको एनसीआर के लहजे से देखना पड़ेगा। और पलवल में जो है वो कांग्रेस ने एक इजराइल नाम के शख्स को जो है पिछले दिन जो है अपनी टिकट दी थी। और पिछले दिनों जब वो नामांकन करने वीरवार को जा रहे थे तो वहां पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे। और पलवल के अंदर ही जो एनसीआर का जो इलाका है, बर्ज का जो इलाका है, उसी में नूह जिला पड़ता है और तीनों सीटें कहीं ना कहीं मुस्लिम बाहुल्य है। तो वहां पर अगर हम नूह सीट की बात करें तो वहां पर बीजेपी ने जो वर्तमान खेल मंत्री संजय सिंह है उनको जो कहीं ना कहीं टिकट दी है। तो ऐसे में
बीजेपी ने जो प्रधानमंत्री की जो रैली करवाने का फैसला किया वो काफी सोच समझ करके, क्योंकि जाहिर सी बात है बीजेपी की एक रणनीति कहीं ना कहीं जो एक मैनिफेस्टो वो मुस्लिम विरोधी भी रहा है, लेकिन और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो पलवल में रैली करवाने की बात सामने आ रही है वो कहीं ना कहीं एक तरह से पोलराइजेशन ऑफ वोटर का ही दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी विपक्ष के मुद्दों को लेकर भी कहीं ना कहीं चल रही है और बहरहाल देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से जो ब्रिज का जो इलाका है एक तरफ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली एक तरफ, जितने भी स्टार प्रचारक है चाहे वो कितने ही 40 नामों की यहाँ सूची जारी की थी बीजेपी की तरफ से, लेकिन 40 की अगर रैलियों की अगर बात करें तो वो अलग एक तरफ रख दीजिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को अलग जो है मापदंड से देखना होता है। क्योंकि कहा जाता है जिस तरीके से जो है जहां पर भी एक रैली जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं तो वहां की हवा का जो है रुख बदल जाता है, जो हवा बनाई होती है उसको जो है जिस तरीके से जो है अपनी तरफ जो है लेने के लिए जो है यहाँ नरेंद्र मोदी की जो स्ट्रेटजी होती है वो मास्टर स्ट्रोक साबित होती हुई नजर आई है तमाम सारे चुनावों को अगर देखा जाए तो। देखिए गौरव, इस बात में दम भी है और ऐसा भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जहां पर भी जाते हैं वहां पर बीजेपी जो है जीतती है। अगर हम पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो नरेंद्र मोदी जो है वो अंबाला में भी जो है रैली करके आए थे लोकसभा चुनाव के, अंबाला की सीट जो है बीजेपी हार गई थी और वो कांग्रेस के जो है वो पक्ष में चली गई थी। तो ये शायद मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से जो जरूर असर जरूर पड़ता है। एक मोदी एक बीजेपी के बड़े ब्रांड है जिसके भरोसे वो तीसरी बार सरकार बनाने में कामयाब हुआ, लेकिन कई बार कुछ एक्सेप्शनल केस भी जो है सामने आ जाते हैं। जी, अगर जो त्रिदेव सम्मेलन जो हुआ पलवल की अगर मैं बात करूं खासतौर पर वहां पर विप्लव देव जो है यहाँ पर शामिल हुए, शिरकत की, उन्होंने कांग्रेस को भी जमकर जो है कोसा और उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस जो है अपने नेता जो है उनका विकास नहीं कर पा रहे, तो कांग्रेस जो जिस तरीके से जो पलवल की किस भरोसे जो है कांग्रेस के हाथों में दिया जाए किस तरीके से, तो उसको लेकर जो है क्या कहेंगे आप? जो है देखिए गौरव, अगर हम त्रिदेव की बात करें तो त्रिदेव एक बीजेपी की इंटरनल जो है वो कहीं ना कहीं एक त्रिदेव की उनकी एक मैनेजमेंट है जिसके अंदर जो है वो अपने तरीके से चुनाव को लेकर जो है अपनी वो रणनीति बनाते हैं। और त्रिदेव की बैठक कोई सिर्फ पलवल या किसी एक सीट के लिए नहीं, हर सीट के ऊपर अलग अलग इनके नेता होते हैं और वहां पर वो जो इस तरह की बैठकें करते रहते हैं। ठीक है ओपी जी, अगर तीसरी खबर पर अगर मैं नजर डालूं, जिस तरीके से हरियाणा के दंगल से लगातार जो है खबरों का रुझान और चाहे माहौल का रुझान देखने को मिल रहा है, जनता किस तरफ जो है किस पाले में जो है यहाँ वोट डालती हुई नजर आएगी वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन रतिया की खासतौर पर बात की जा रही है। रतिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पर उम्मीदवार जो है खुद अपना नामांकन वापस लेकर जो है बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिहाज से तो ये जो सीट है कहीं ना कहीं मजबूती प्रदान करती नजर आ रही है। मेरा कनेक्शन जो है ओपी शर्मा से किसी कारण से टूट गया है, एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो रतिया से ये जो खबर है आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है बीजेपी को मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर फरीदाबाद से है, जहां गांव अजरौंदा में आपसी लेन देन के चक्कर में दो पक्षों में विवाद हो गया। इस दौरान खूब लाठी डंडे चले, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई तो वहीं घायलों को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। तो एक की मौत
और 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों का जो इलाज है वो अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज लगातार चल रहा है। ऐसे में ये आपसी लेन देन के चक्कर में ये खूनी संघर्ष देखने को मिला है। फरीदाबाद से खबर है जहां पर शख्स की मौत हो गई है। 2 भतीजों का इलाज जो है आईसीयू में भर्ती कराकर चल रहा है। फरीदाबाद से ये खबर है जहां पर आपसी लेन देन को लेकर जो है खूनी संघर्ष देखने को मिला है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।